नमस्कार। बीसीसीआई ने शाहरुख खान को उनकी आईपीएल टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का निर्देश दिया है। कई सारे भारतीय जर्नलिस्ट इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। आलोचनाओं के इसी दौर में, इसी कड़ी में इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल निकाला है 5 जनवरी 2026 को। इस एडिटोरियल में आर्टिकल ने, उस लेखक ने भारत के इस निर्णय को बहुत गलत बताया है। किस वजह से बताया है? उसका कहना यह है कि इससे भारत की सॉफ्ट पावर, देखिए क्रिकेट को सॉफ्ट पावर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो उसका कहना यह है कि इस निर्णय से भारत की सॉफ्ट पावर कमजोर होगी। यह निर्णय अनएथिकल है, रणनीतिक रूप से भी यह गलत है। और चौथी बात, इससे हिंसा बढ़ेगी। माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही हैं वो खत्म होने की बजाय इससे बढ़ जाएंगी। तो हमारा आज का आर्टिकल इस लेख के ऊपर है, इस एडिटोरियल के ऊपर है कि इसमें कही गई बातें, इसमें कहे गए लॉजिक किस तरीके से गलत है, इसमें बताए गए लॉजिक किस तरह सच्चाई से कोसों दूर है। तो मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यह नौबत आई कहां से कि यह डिसीजन लेना पड़ा बीसीसीआई को। देखिए, ये बात शुरू हुई शाहरुख खान के गलत डिसीजन से। शाहरुख खान ने जो संवेदनहीनता दिखाई भारतीयों के प्रति, देशवासियों के प्रति, ये चीज वहां से शुरू हुई। अगर वो गलत डिसीजन ना लेते तो ये बात उठती ही नहीं। और अगर उन्होंने डिसीजन ले भी लिया तो इस लेख के अनुसार अगर हिंसाएं बढ़ेंगी तो शाहरुख खान को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस आर्टिकल में कहा गया है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह पॉलिटिक्स नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है यह पॉलिटिक्स नहीं है, यह कट्टरता है। कट्टरता को पॉलिटिक्स कहना, इसको माइल्ड करना है, इसको कम करके कहना है, इसको कम करके आंकना है, पहली बात। और अगर यह पॉलिटिक्स है तो भी क्रिकेट को क्यों इससे अलग रखा जाए? पहले आप क्रिकेट को अलग करोगे, बिजनेस को अलग करोगे, सिनेमा को अलग करोगे। देखिए, ये जो सारी एक्टिविटी है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो सिनेमा हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इनको देश की पॉलिटिक्स से, देखिए अगर देश की इंटरनल पॉलिटिक्स है तो ये बात सही है कि भाई क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स से अलग रखो। लेकिन जब 2 देशों के बीच में बात है, 4 देशों के बीच में बात है, तो वहां पे क्रिकेट हो, सिनेमा हो या कोई और एक्टिविटी हो, वो देश के लिए उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बात कहना कि भाई क्रिकेट को अलग रखें, सिनेमा को अलग रखें, ये बिल्कुल जायज नहीं है। अगर हम इन सबको अलग रख देंगे तो क्या फिर फौजी ही अपनी जान देंगे? तो फिर फौजियों को भी अलग रखो पॉलिटिक्स से। तो ये बात, ये तर्क फिट नहीं बैठता। अब देखिए, इस आर्टिकल में एक क्या बात की गई है कि इससे भारत की सॉफ्ट पावर कमजोर होगी। सॉफ्ट पावर से क्या मतलब है? जो सिनेमा है, जो क्रिकेट है ना, जो और तरीके की चीजें हैं, जैसे भारत की संस्कृति है, ये सॉफ्ट पावर है। और इस डिसीजन से सॉफ्ट पावर कमजोर होगी। सॉफ्ट पावर आकर्षण से बढ़ती है और दबाव से घटती है, इस आर्टिकल में यह कहा गया है। अब देखिए, यह बात तो सच है कि सॉफ्ट पावर भी एक तरीके की पावर है, लेकिन यह बात अधूरी है। सॉफ्ट पावर हार्ड पावर पर निर्भर करती है, यानी कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के साए में चलती है। अगर हार्ड पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सॉफ्ट पावर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अगर कोई चीज आकर्षण का केंद्र बिंदु है और उस चीज को बचाने के लिए शक्ति नहीं है तो उसका विध्वंस होना तय है। अगर हम भारत की बात करें, है ना, तो भारत सोने की चिड़िया था, तो उस सोने ने विदेशी आक्रांताओं को अट्रैक्ट किया। अब क्योंकि चिड़िया था, यानी कि पावर नहीं थी या पावर सॉफ्ट थी, इसलिए भारत पे हमला हुआ। तो भारत को अगर हमलों से बचाना है तो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का बाज होना पड़ेगा, जो अट्रैक्टिव तो है लेकिन ताकतवर भी है। तो ये कहने वाली बात कि भाई सॉफ्ट पावर इससे कम होगी, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट पावर सर्वाइव ही तब कर पाएगी जब हार्ड पावर यूज की जाएगी। अगली बात राइटर ने क्या बोली इसमें कि उसने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि जब से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खत्म हुआ है, भारत ने क्रिकेट खत्म किया है, तब से पाकिस्तान में कट्टरता बढ़ी है। हिंदुओं के प्रति, भारतीयों के प्रति कट्टरता बढ़ी है, अलगाव बढ़ा है। अब यहां पे देखिए, वो जो राइटर है उसने केवल अपने मन से कोई बात बोल दी है, ना उसने कोई डेटा दिया है, ना कोई तथ्य दिया है। अगर वो डेटा देता कि भाई जब से हम क्रिकेट खेल रहे थे और ये हिंसा की घटना ये कम हुई है, तो एक बार को हम वो बात मान सकते थे।
देखिए, पाकिस्तान जब से बना वो एक कट्टरता के आधार पर बना और कट्टरता पीक पर रहा, तो क्रिकेट के बंद होने से वो कट्टरता बढ़ कैसे गई, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और उसी चीज को बांग्लादेश से कनेक्ट किया गया कि भाई पाकिस्तान में जिस तरीके से कट्टरता बढ़ी उसी तरीके से बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ेगी। देखिए, जब भारत क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान के साथ, 2014 तक तो खेल ही रहा था, है ना, उस समय तक पाकिस्तान से हिंदुओं का नरसंहार हो चुका था, वो बिल्कुल हाशिए पे आ चुके थे। तो ये कह देना कि भाई क्रिकेट खेलते रहो और वो हिंदू वहां पे सरवाइव करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो जो राइटर है उसको कुछ तथ्य देने चाहिए थे, कुछ डेटा देना चाहिए था। अच्छा, यहां पे लेखक ने ना टेक्सास और सीटल का मतलब कुछ विदेशी एग्जाम्पल दिए। उसने क्या बोला कि विदेशों में भी तो भारत के लोगों के विरुद्ध कई सारी हिंसाएं हुई हैं, तो वहां तो भारत ने कोई एक्शन लिया नहीं, तो फिर यहां क्यों लिया। मतलब इतना पुअर लॉजिक, इतना कमजोर लॉजिक। सोचिए वो क्या कह रहा है लेखक कि अगर आपकी कहीं लड़ाई हुई और सामने वाला किसी वजह से ताकतवर था और किसी वजह से आप उसका सामना नहीं कर पाए, आप उससे हार गए या आप उसके सामने बोल नहीं पाए उस तरीके से, तो अब वो ये कह रहा है क्योंकि आप वहां हार गए इसलिए अब आपको अगर आपसे कमजोर व्यक्ति भी तंग करे, आप पे हमला करे, तो उससे भी कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि आप पहले हार गए थे। यानी कि किसी और का एग्जाम्पल यहां पे फिट करने की कोशिश हो रही है कि आप क्योंकि वहां पे कुछ नहीं बोले तो आप यहां पे भी कुछ मत बोलो। अब अगर आपको फॉरेन का ही एग्जाम्पल देना है तो यहां पे चीन का एग्जाम्पल भी तो है, यहां पे अमेरिका का एग्जाम्पल भी तो है कि भाई बांग्लादेश चीन के विरुद्ध क्यों नहीं कुछ बोल पाता, भारत के विरुद्ध ही क्यों बोल रहा है। इवन म्यांमार के विरुद्ध भी बांग्लादेश बोल नहीं पा रहा। आपकी जो पुरानी कोई पॉलिसी थी गलत थी, तो आपको वही पॉलिसी अपनाते रहना है, तो इससे पुअर लॉजिक हो नहीं सकता। अच्छा, अब वो एक बात क्या कहते हैं कि जो ये खिलाड़ी है इसकी क्या गलती, ये तो इनोसेंट है ना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, देखिए अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो एक हद तक ये बात हो सकती है कि भाई वो तो इनोसेंट है अगर हम केवल उस इंडिविजुअल की बात करें, लेकिन ये लॉजिक अधूरा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश में हिंसाएं हो रही हैं वो स्टेट की ऐसा पॉलिसी नहीं है, वो स्टेट हमला नहीं कर रहा, वो पुलिस हमला नहीं कर रही, वो साधारण लोग ही हमला कर रहे हैं कट्टरता के चलते हुए। और वो जो कट्टर लोग हैं वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, उनका भी अपना परिवार है, एक समाज में वो रह रहे हैं। तो जब तक उस समाज के उस परिवार के साधारण लोगों पे असर नहीं पड़ेगा, सामाजिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर उनका बहिष्कार नहीं होगा, तब तक वो साधारण लोग उन कट्टर लोगों को नहीं रोकेंगे कि भाई आपके इस सेक्शन से हमें नुकसान हो रहा है तो आप ये रोको। अगर हम यहां पे उन साधारण लोगों को और बढ़ावा देते हैं, उनका अपीसमेंट करते हैं कि भाई अगर आप इनको नहीं खिलाओगे तो कट्टरता और बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, उनको हम साहस दे रहे हैं। तो वो जो साधारण लोग हैं उनके दिमाग में क्या बात आएगी कि भाई इनकी कट्टरता से हमें फायदा है, तो वो उनको समझाने की बजाय उनका फेवर करेंगे। तो आइडियल चीज क्या है कि जो समाज गलत कर रहा है अगर उसके साधारण लोग उसके विरोध में नहीं बोलते हैं तो उन साधारण लोगों को भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पनिश करना होगा, जिससे कि वो खुद आगे आए और वो चीज सॉल्व हो सके। अब देखिए इस आर्टिकल में एक क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि इससे जो ये एक्शन है कि जो बांग्लादेश का खिलाड़ी निकाला गया है, इससे बांग्लादेश का युवा नाराज होगा और वो ज्यादा हिंसा की तरफ जाएगा, वो ज्यादा कट्टरता की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आर्टिकल में उस कट्टरता को जस्टिफाई करने का काम हो रहा है। पहले क्या कहा जाता था कि भाई गरीबी है इसलिए आतंकवाद है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए आतंकवाद है। अब एक जस्टिफिकेशन और दिया जा रहा है कि भाई उनके खिलाड़ियों को हमने अपनी टीम में खेलने नहीं दिया आईपीएल में, तो उनका एंगर बढ़ गया, तो अब उनका गुस्सा, उनकी हिंसा, उनकी कट्टरता वो जायज है। तो एक तरीके से यहां पे उनको जस्टिफाई तो किया ही जा रहा है, उनको आइडिया भी दिया जा रहा है कि भाई आप हिंसा करो और ये जस्टिफिकेशन दे दो कि आपने हमारे साथ ऐसा किया तो हम ये करने के लिए फ्री हैं, है ना। अच्छा, अब इस आर्टिकल में एक बहुत बड़ी बात क्या कही गई कि वहां पे हमें मल्टीलेटरल प्रेशर यूज करना चाहिए, यानी कि जो ये एक्शन लिया ये ना करके जो और मंच हैं उन मंचों से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। देखिए जो चीज आपके हाथ में है, जो चीज आप कर सकते हैं, उसके लिए तो कहा जा रहा है आप ये मत करो, आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाओ उन चीजों को सॉल्व कराने के लिए। ये गलती
भारत 1948 में कर चुका है। कश्मीर का इश्यू भारत खुद सॉल्व कर सकता था और वो यूनाइटेड नेशन के पास गया और आज तक वो मामला फंसा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन थर्ड पार्टी है। जब तक फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, अगर हम फर्स्ट पार्टी हैं, हम खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हार्ड एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए हार्ड एक्शन लेगी, तो ये जो कॉमन समझ है ना, व्यवहारिक समझ, ये लॉजिक उस राइटर का उससे कोसों दूर है। तो ये लॉजिक पूरी तरह गलत है। अब देखिए, अगर मैं इस आर्टिकल की ओवरऑल बात करूं तो इसका जो मूल सोच है ना, जो आर्टिकल लिखा गया है उसके पीछे जो मूल सोच है वो बिल्कुल गलत है। उसमें फॉरेन पॉलिसी को एक जो व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति जो पॉलिसी होती है, परिवार की जो नीति होती है, उससे लिंक किया गया है। यानी कि फॉरेन पॉलिसी परिवार की पॉलिसी की जैसे होनी चाहिए। जैसे पारिवारिक सद्भावना पे निर्भर होता है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे निर्भर होता है ना, कि भाई हर व्यक्ति की अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि भारत का दर्शन है, जो कि भारत का रिवाज है ना, कि एक परिवार में हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है ना। तो इस परिवार नीति को लेखक चाहता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए। फॉरेन पॉलिसी देश के हितों के हिसाब से चलती है, देशवासियों के हिसाब से चलती है, सिक्योरिटी के आधार पर चलती है, हितों के हिसाब से चलती है, और चलना भी चाहिए। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, या फिर मैं कहूं कि जो अभी तक 60-70 सालों से होता आया है उसको देख के भी यह पता लग जाना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी नहीं चलती। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल लिखा गया वो किस तरीके से सच्चाई से कोसों दूर है, हमने इस पे बात की। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पे प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।